अभी कुछ दिन पहले एक मीडिया में बहुत बात चली थी इंडिया गॉट लेटेंट के बारे में, लेकिन वो पूरा नेशनल मीडिया का अटेंशन मतलब कवरेज डिजर्व नहीं करता था। 2014 के बाद कॉमेडी जिसके जरिए उनकी नाकामियों को हाईलाइट करते हैं, ये सब मानो रेबिलियन की बात हो गई है। क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि एक्सपोज हो, क्योंकि इन्होंने मीडिया तो कंट्रोल कर रखा है। 2014 से पहले या इससे पहले भी कुणाल कामरा हो या दूसरे कॉमेडियंस हो, उन्होंने राहुल जी के ऊपर भी बहुत सारी कॉमेडी की है। कुणाल कामरा कोई टेररिस्ट है? नहीं। लगता है बीजेपी में समझदार नहीं, मक्कार लोग हैं। डेवलपमेंट तो सिर्फ बातें हैं, मीडिया के चैनल्स में दिखाई देती हैं। आम लोगों के बीच में सड़क पे जाइए तो कहाँ है डेवलप। एक सॉल्टेड पॉपकॉर्न पर एक जीएसटी है, कैरमल आई मीन स्वीट पॉपकॉर्न पर एक जीएसटी है। ये सरकार बीजेपी के लोग नहीं चला रहे हैं, इनके पीछे पूंजीपति लोग हैं, कॉरपोरेट्स हैं, वो चला रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद कांग्रेस पार्टी में या कोई नेशनल पार्टी में टिकट लेना, यही बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। बट कुछ मिनिस्टर्स तो ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जब तक 50-60 लोग नहीं आएंगे मेरे ऑफिस में, जब तक मैं नहीं चाहूँगा। हेल्थ केयर जो फ्री होना चाहिए वो इतना महंगा हो गया है कि एक आम इंसान को कुछ खुदा ना करे कुछ हो जाए तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। करेक्ट। तो नेहरू जी ने अगर मंदिर मस्जिद चर्च बना दिए होते और इसरो और आईआईटी आईआईएम और यूनिवर्सिटीज़ और डैम्स नहीं बनाए होते तो आज हम कहाँ होते। जो दिवंगत मनमोहन सिंह जी थे, तो उनके ऊपर ध्रुव राठी ने कमेंट करा था कि लास्ट प्राइम मिनिस्टर हु डिड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वही करते थे। तो आज का पॉडकास्ट मैं शूट कर रहा हूँ बैंगलोर के एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एमएलए और यंगेस्ट एमएलए, और जिनको एमएलए कहने से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि उन्हें उनके लुक्स देख के तो ये लगता है कि वो एक फिल्म इंडस्ट्री में जाते तो शायद आज अलग उनकी पहचान होती। बट उनका काम मैंने देखा है, लोगों का एक फीडबैक मिला है मुझे कि उनके घर पे कोई कभी भी चला जाए, मतलब वो दोनों हाथों से उसकी मदद करते हैं और हमेशा से उन्होंने लोगों की मदद की। और ये चीज़ मैं भी कहूँगा कि उनके घर पे मैं भी रात के टाइम गया था, बट उन्होंने तो भी उस टाइम पे मुझे कॉल करवाया था, तो वो चीज़ मुझे आज भी याद है। तो रिजवान अरशद सर, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ अर्चित। यस। तो सर आपको मैं भाई बोलूँ या रिजवान भाई बोलूँ या रिजवान सर कह के बात करूँ? रिजवान बोल सकते हो। रिजवान बोल सकता हूँ। यस। तो सर पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपको साउथ इंडिया में सैंडलवुड में कौन सा एक्टर सबसे ज़्यादा पसंद है, यश या फिर शिवराज अन्ना? वो दोनों बढ़िया एक्टर हैं। हाँ, दे आर ऑल वेरी गुड एक्टर्स। हाँ, बहुत सारे एक्टर्स पसंद हैं। हाँ। तो नाम नहीं लेना चाहूँगा। कांग्रेसी कौन है? नहीं, उसमें एक्टिंग जब होती है तो उसमें कांग्रेसी और दूसरा पार्टी का नहीं होता है। नहीं होता। एक अनंत नाग थे, बहुत बढ़िया हाँ। एक्टर थे, मेरा उस जमाने में फेवरेट हुआ करते थे। हाँ। और वैसे मैंने बैंगलोर में देखा है पुनीत राजकुमार, और राजकुमार जी की फ़ोटोज़ बहुत लगती हैं हर जगह पे, वो है। ठीक है। तो सर अभी कुछ दिन पहले एक मीडिया में बहुत बात चली थी इंडिया गॉट लेटेंट के बारे में, तो आपको उसके बारे में पता है कुछ? थोड़ा बहुत पता है। वो बहुत सारे दिन जो नेशनल मीडिया में वगैरह कंट्रोवर्सी चल रही थी, लेकिन आजकल का जो नेशनल मीडिया है वो एक एजेंडा सेट करता है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि जो भी है उसने कुछ कहा गलत ही कहा है, लेकिन वो पूरा नेशनल मीडिया का अटेंशन मतलब कवरेज डिजर्व नहीं करता था, और लोगों का समय और लोगों का ध्यान जो उनका अटेंशन है उतने बड़े लेवल पर डिजर्व नहीं कर सकता था। थोड़ा उसको कंडम करके छोड़ देते, क्योंकि ही वाज नॉट ए वेरी बिग पर्सनैलिटी और समवन इन द सीट ऑफ अथॉरिटी के मीडिया ने उसको ऐसा चला दिया। तो देखना यह है कि जब भी मीडिया कुछ ना कुछ इतना बड़ा कंट्रोवर्सी करती है तो उसके पीछे क्या चीज़ छुपा रही है,
हो सकता है उस वक्त पे कुछ रिलेवेंट सब्जेक्ट होगा जो मीडिया नहीं चाहती थी कि लोगों के नज़र में आए। तो इसीलिए ये उसको यूज़ किया होगा बोलकर मुझे लगता है। सैम पिट्रोदा सर, उन्होंने भी इस पॉइंट पे बहुत एम्फेसाइज करा था कि नाउ डेज मीडिया इज टॉक अबाउट ओनली द एजेंडा, नॉट दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग जो रेलेवेंट है। तो एक और कंट्रोवर्सी हुई थी अभी कुछ दिन पहले, स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, उसके बारे में आपको पता है कौन सही था कौन गलत था आपके हिसाब से? देखिए 2014 के बाद कॉमेडी सटायर जिसके ज़रिए हुकूमत की, गवर्नमेंट का जो क्रिटिसिज्म करते हैं, उनकी तनकीद करते हैं या उनकी नाकामियों को हाईलाइट करते हैं, ये सब मानो रेबिलियन की बात हो गई है। क्योंकि आज जो हुकूमत है बीजेपी और मोदी जी की, ये टोटलिटेरियन हुकूमत है। ये समझते हैं कि हर चीज़ को अपने कब्जे में रखा जाए, और ये जो कॉमेडियन आकर स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए अपने कॉमेडी के ज़रिए इनको एक्सपोज कर रहे हैं। तो ये नहीं चाहते हैं कि एक्सपोज हो, क्योंकि इन्होंने मीडिया तो कंट्रोल कर रखा है। मीडिया तो आज उनके इशारों पे नाचती है, उनके एजेंडे पे काम करती है। लेकिन कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है, एक आम इंसान को भी अट्रैक्ट करती है, उसको आकर्षित करती है। तो उसके ज़रिए अगर सच बोल दिया जाए तो ये एक्सपोज हो जाते हैं। तो कुणाल कामरा के साथ बहुत सारे वक्त ऐसे हुआ है, उनके शोज़ कैंसिल किए जा रहे हैं, उनको टारगेट किया, सिर्फ कुणाल कामरा ही क्यों, ऐसे बहुत सारे कॉमेडियंस हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वो कोई कंट्रोवर्शियल नहीं था। 2014 से पहले या इससे पहले भी कुणाल कामरा हो या दूसरे कॉमेडियंस हो, उन्होंने राहुल जी के ऊपर भी बहुत सारी कॉमेडी की है। तब सरकार हमारी थी, पावर में हम थे, चाहते तो हम भी यही टारगेट करते, हमने तो कभी नहीं किया। करेक्ट, ठीक है। तो आज क्यों इनको सहन नहीं कर पा रहे? क्योंकि कॉमेडी के ज़रिए इनको एक्सपोज कर देना, इनके एजेंडे को लोगों के सामने लाना, ये नहीं चाहते कि ये काम करें, तो इसीलिए ये किया जा रहा है। वरना क्या है, उतना सीरियस लेकर, टारगेट कर कर, केस डालकर, हरास कर कर, धमकी देने की क्या बात है? या कुणाल कामरा कोई टेररिस्ट है? नहीं, तो एक कॉमेडियन है, एक आम इंसान है, इस मुल्क का शहरी है, ही इज अ सिटीजन, ही हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, पीपल हैव द राइट टू अटेंड। तो ये हरासमेंट है। हरासमेंट इसलिए है कि कोई भी उनके एजेंडे को एक्सपोज ना करे। करेक्ट। सर, आपको क्या लगता है बीजेपी में जो लोग हैं वो वाकई में वाइस हैं, बीजेपी को चलाने लायक हैं? वाइस मतलब समझदार। करेक्ट। मुझे लगता है बीजेपी में समझदार नहीं, मक्कार लोग हैं। जिस तरीके से मक्कारी हो रही है, जिस तरीके से इस हुकूमत को चलाया जा रहा है, इस मुल्क को चलाया जा रहा है, इस देश को अपने सत्ता के लिए पूरे देश को बांट देना, धर्म जाति में, और अपने सत्ता को कंट्रोल में रखने के लिए ऐसा एक माहौल बना देना कि वो सही हैं, बाकी सब गलत हैं, वो देशभक्त हैं, बाकी सब देशद्रोही हैं, और जो बोलते हैं उसके खिलाफ काम करते हैं। उनके खुद की बोली और उनके खुद के काम में कोई अंतर, कोई तालमेल नहीं है। उस तरीके से बहुत समझदार हैं, क्योंकि उनकी जो राजनीति है की समझ है, वो हम उतना नहीं कर सकते। हम भी अगर उस तरीके से दिमाग दौड़ाएं तो कर सकते हैं, हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा एजेंडा यह है कि एक रहे देश तो हम मजबूत हैं, और जो भी डेवलपमेंट है ये लोगों के लिए है। अगर लोग ही खुश ना हो, करेक्ट, तो क्या करेंगे आप डेवलपमेंट का? तो एक तरफ यहाँ लोग बट रहे हैं, कट रहे हैं बीजेपी की जो राजनीति है, और डेवलपमेंट भी कहाँ हो रहा है? डेवलपमेंट तो सिर्फ बातें हैं, मीडिया के चैनल्स में दिखाई देती हैं। आम लोगों के बीच में सड़क पे जाइए तो कहाँ है डेवलपमेंट? लोग बेरोजगार हैं, किसान परेशान हैं, आज भी क्राइम रेट जो बढ़ गया है कितना, उसका कोई ठिकाना नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, बातें तो बड़ी हो रही हैं, लेकिन आम इंसान को राहत नहीं मिल रही, तो उसका करेंगे क्या?
सर जीएसटी एक बहुत बड़ा वो है, व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। हर चीज़ पे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ तो तब जीएसटी बड़ा मिलता है, हर चीज़ में जीएसटी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट। देखिए जीएसटी लाना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से लाया गया है, क्या जीएसटी का मकसद क्या था कि एक टैक्स हो, पूरे मुल्क में एक टैक्स हो। अभी जीएसटी का इन्होंने इतना टैक्स और इतने टैक्स स्लैब्स बना दिए हैं कि सॉल्टेड पॉपकॉर्न पर एक जीएसटी है, कैरमल आई मीन स्वीट पॉपकॉर्न पर एक जीएसटी है, किसी पर जो चीज़ों पे जीएसटी नहीं होना चाहिए, मेडिकल इक्विपमेंट्स पे उस पे जीएसटी है, जिन चीज़ों पे जीएसटी होना चाहिए उन चीज़ों पे नहीं है। ये जब पूंजीपति, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, कॉरपोरेट लोग बैठकर तय करते हैं इस हुकूमत में कि किस पर कितना जीएसटी लगाना चाहिए, सरकार नहीं तय कर रही है। ये सरकार बीजेपी के लोग नहीं चला रहे हैं, इनके पीछे पूंजीपति लोग हैं, कॉरपोरेट्स हैं, वो चला रहे हैं, वो तय करते हैं मेरा ये बिजनेस है, इस पे जीएसटी इतना लगेगा तो मेरा इतना प्रॉफिट है। तो उनका जो बिजनेस इंटरेस्ट है उसको ध्यान रख के जीएसटी लगाया जा रहा है, लोगों के हित में नहीं लगाया जा रहा है। और आज हर चीज़ पर जिस तरीके से जीएसटी लगाया गया है, मानो कि लोगों का खून चूसने का काम कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। होना चाहिए था, जीएसटी लाया इसलिए गया था कि टैक्स को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंगल स्लैब वाला टैक्स लाएंगे, सबके लिए आसान करेंगे। ये तो उल्टा कॉम्प्लिकेट करने वाला मोदी जी का जीएसटी है। रिजवान जी, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है विधान सौदा में बेंगलोर की? बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, बट एक बताइए, एक चुनना पड़ेगा आपको। एक नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि गलत हो जाएगा राजनीति में। कांग्रेस से कौन है, बीजेपी से कौन है? कांग्रेस से बहुत सारे हैं। हाँ। हैं लोग यंगस्टर्स, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं कांग्रेस में। आप जानते हैं 35-40 यंग एमएलएस हैं कांग्रेस में, बहुत यंग है। और बीजेपी में भी हैं क्वाइट अ फ्यू, और हमारे अच्छे दोस्त हैं। सैद्धांतिक हमारे मतभेद हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जरूर है विचारधारा के, बट पर्सनली वी आर ऑल फ्रेंड्स। वी आर्ग्यू हेल्थीली, वी फाइट टू द कोर इन द असेंबली आउटसाइड, बट वी ऑल्सो हैव गुड रिलेशंस। ऐसा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। उनके जो सिद्धांत हैं वो देश को बांटने वाले हैं, हमारे जो सिद्धांत हैं वो देश को जोड़ने वाले, वाले। क्या बात। राहुल गांधी के अलावा आपको पार्टी में सबसे ज्यादा कौन पसंद है अभी? राहुल जी, हम यहाँ बैठे हैं इस तरीके से आपके सामने कोई पोजीशन पे है तो इसलिए कि राहुल जी ने मौका दिया, मदद की। बट उनके अलावा बहुत सारे लोगों ने मदद की। अब नाम गिनाऊंगा तो मुझे 10-15 नाम गिनाने पड़ेंगे। बहुत सारे लोगों ने मदद की, नहीं तो मैं यहाँ नहीं बैठ पाता। कोई 1-2 नाम तो नहीं गिना, नहीं मतलब ऐसा होगा ना, लेकिन बहुत पसंद है, बहुत सारे लीडर्स पसंद है। क्योंकि राहुल गांधी तो हैं, एक आम आदमी की एक आवाज़ है आज, तो उसके अलावा और भी कोई ऐसा लगता होगा? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, यंग लोग हैं, यंग लीडर्स हैं। स्टेट में भी हैं, नेशनल लेवल स्टेट में बताइए आप तो। नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नाम नहीं लूंगा, गलत हो जाएगा। 4-5 लोग मेरे साथ बहुत क्लोज भी हैं और बहुत उनकी मदद मेरे साथ मुझ पे रही है। ओके। एक पॉइंट मैंने आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो मुझे एक पॉइंट मिला कि आप 2 बार डिफीट हुए थे इलेक्शन में, फिर तो भी आप फिर से इलेक्शन लड़े और जीते। तो सर उस टाइम पे आपका माइंडसेट क्या रहा था? क्योंकि एक बार डिफीट होने के बाद आदमी हट जाता है, राजनीति छोड़ देता है। बोलते हैं कि पॉलिटिकल करियर उनका खत्म हो जाता है, पॉलिटिकल सुसाइड भी माना जाता है कई बार। तो आपने सर कैसा अपने आप को पेशेंस रखा? क्योंकि ये मैं इसके लिए नहीं पूछ रहा हूँ, ये हर उस इंसान के लिए जो इंस्पायर होना चाहता है, कुछ अपने जीवन में अच्छा करना चाहता है। देखिए, पता नहीं, एक बार डिफीट हुआ तो मुझे लगा कि नहीं मैं अगली बार जीत जाऊंगा, तो अगली बार चुनाव लड़ा, उससे बेहतर लड़ा बहुत ज़्यादा। उस पिछले बार से ये 1.25 लाख वोट ज़्यादा लिए मैंने पिछले बार, फिर भी मैं रह गया। तब मुझे थोड़ा ज़रूर से मैं परेशान हो गया था फिर कि क्या करेंगे आगे। 2 चुनाव हार गए और कोई फ्यूचर है नहीं है। ये जैसा एक आम इंसान में, एक आम नौजवान में जो चिंता होती है कि मेरा फ्यूचर है क्या, आखिर
इतनी मेहनत करने के बाद कांग्रेस पार्टी में या कोई नेशनल पार्टी में टिकट लेना, यही बहुत बड़ी उपलब्धि होती है. इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट. देन यू take it twice and lose it, then you start doubting yourself. But something kept telling me that I've always been a fighter. I've always set targets, I have fought and I've achieved, and it has been my journey. And setbacks have been part of my life, and all the setbacks I have taken it very seriously and worked on it. So I don't know, but something was telling me. I was in that very very delicate situation कि थर्ड इलेक्शन लड़ना है कि नहीं लड़ना है, क्योंकि अगर थर्ड हार गए तो ख़त्म ही है. सही बात है. तो मेरे फ्रेंड्स से भी बात की, सबसे की, और एक डिसीजन लिया कि नहीं लड़ना है. आई विल नॉट गो डाउन विदाउट फाइटिंग. सो जो सबसे टफ इलेक्शन था, थर्ड इलेक्शन था, जो मैंने रिस्क लिया और बहुत कठिन था, फाइट हुई और उसमें मैं जीता. मुझे लगता है कि हम कभी कभी रेस उस वक्त पे छोड़ देते हैं तब जब हम जीत सकते हैं, क्योंकि हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल, जो लॉन्ग जर्नी है, इस जर्नी में उस वक्त पर हम गिव अप कर देते हैं. करेक्ट. कि मैं भी कर सकता था, लेकिन उस वक्त पर मुझे कुछ लगा कि नहीं, मुझे फाइट करना चाहिए. करेक्ट. तो मैंने रिस्क लिया, फाइट किया और जीत गए. ऊपर वाले ने और वो भी आप बाई इलेक्शंस में जीते थे. और टफ था क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी से जीतना, और हम 2 ही लोग जीते थे. 15 लोग तो अपोजिशन के जीते, तो हम 2 ही जीते. आई डोंट नो, मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन फार्मूला यह है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, एंड देयर इज़ नो परमानेंट फेलियर और सक्सेस. सो दैट दिस आई बिलीव, देयर इज़ नो परमानेंट सक्सेस, देयर इज़ नो परमानेंट फेलियर. वी नीड टू फाइट इट आउट, वी नीड टू बी पेशेंट एनफ, वी नीड टू बी टॉलरेंट एनफ, एंड वी नीड टू बिलीव इन आवर सेल्फ. आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड दैट one day I'll do something big for the society. My contribution should be there to the society. So I've always believed that, and I always find opportunities to deliver that. Correct. इसमें तो मैं आपको भी कहूँगा कि आपने खुद को भी ऐसा रखा, और आपकी जो टीम है, जो आपके पीएज हैं, वो भी लोगों की सुनते हैं, लोगों का नाम से याद है कि इनका ये काम करवाना है, ये करवाना है. तो ये बैंगलोर जैसी सिटी में, मैं नाम नहीं लूँगा, बट कुछ मिनिस्टर्स तो ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जब तक 50-60 लोग नहीं आएंगे मेरे ऑफिस में, जब तक मैं नहीं चाहूँगा. मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है. तो ये सबका अपना अपना तरीका होता है. हाँ. मेरा तरीका मुझे सूट करता है, उनका तरीका उन्हें सूट करता है. मैं पब्लिक के बीच में रहना पसंद करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, सुनता हूँ, तभी मुझे समझ में आता है कि उनके लिए करना क्या है. करेक्ट. तो जब भी मैं सेल्फ डाउट में होता हूँ कि क्या है, मेरा पोजीशन क्या है, मेरा इमेज क्या है, तो मैं पब्लिक के बीच चला जाता हूँ. तो उनके बीच जाएंगे तो पता चल जाएगा कि आप क्या हैं, कौन हैं, क्या आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है. Correct. या आप क्या और ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. ये सब पब्लिक के बीच में ही, दैट इज़ ओनली बोरोमीटर. यस. अच्छा, जब आप एक एमएलए अपना पैसा कैसे खर्च करता है, मतलब किस तरीके से प्रायोरिटाइज करता है चीज़ों को? इट डिपेंड्स कि what is the situation on the ground in your constituency. Okay. Like now I'm spending more on education and healthcare because my constituency required huge push in education. The schools were dilapidated. They were in bad shape. So the government schools have very less enrollment. बहुत सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल्स जाते हैं. प्राइवेट स्कूल्स आर ऑल्सो नॉट सो ग्रेट, स्मॉल स्कूल्स, लेकिन फ़ी 50,000, 70,000, 1 लाख महीने का, साल का. और इमेजिन करिए, एक ऑटो ड्राइवर हो, कारपेंटर हो, एक इलेक्ट्रिशियन हो,
छोटे से छोटा जॉब जो करता है, अपनी ज़िंदगी बसर करता है, उसका एक बच्चे को साल में 1 लाख रुपये फीस बनना, अगर 2 बच्चे हैं तो 2 लाख फीस बनना, इट इज़ नॉट ईजी फॉर दैम। सही बात है ना। तो होना तो ये चाहिए कि सरकार उसे बढ़िया स्कूल दे उसके बच्चों के लिए, वो नहीं दे पा रही है, डायलापिडेटेड है। तो वी आर वर्किंग ऑन दोज थिंग्स। हमारा पैसा ज़्यादा स्कूल्स पे जा रहा है। हेल्थ केयर जो फ्री होना चाहिए वो इतना महंगा हो गया है कि एक आम इंसान को कुछ खुदा ना करे कुछ हो जाए तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। करेक्ट। तो हमने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुलवाया है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनवा रहे हैं, क्लिनिक्स जो 7 हमने खोले हैं वो बढ़िया से चलवा रहे हैं, अभी डायलिसिस सेंटर बनवा रहे हैं सेपरेटली। सो बहुत सारा काम हेल्थ पे और एजुकेशन पे हम चला रहे हैं, स्पोर्ट्स पे चला रहे हैं, ताकि बच्चे हेल्थी रहें। करेक्ट। ये ड्रग्स से और सब्सटेंस अब्यूज से दूर रहें। तो इस पे भी मेरा जो मुझे पैसा मिलता है वो मैं खर्च करता हूँ। खर्च करते हो तो ये आपके हाथ पे रहता है कि डिसीजन किस पे अपन को खर्च करना है, किस पे नहीं करना है। बिल्कुल। एवरेज हम बनाते हैं 50% इस पे खर्च करते हैं, 50% सड़कों पे, ड्रेन्स पे, जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे करते हैं, ताकि बैलेंस्ड रहे। तो मेरा ऐसा फार्मूला होता है। करेक्ट। लोगों की ज़रूरत और पार्टी के एजेंडा के बीच में आप कैसे बैलेंस करते हैं? पार्टी का एजेंडा ही लोगों की ज़रूरत है। जो लोगों को ज़रूरत है वो पार्टी चाहती है कि काम करें। रोज़गार पर काम होगा या गुर्बत पे काम होगा, गरीबी के लिए, और स्कूल्स के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्लीनिंग, जो गार्बेज का इशू है इसके लिए। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पार्टी का कभी ये नहीं आया है कि लोग कुछ चाहते हैं, उनकी ज़रूरत कुछ है और पार्टी ने कहा कि ये नहीं करना, ऐसा तो नहीं है। तो कांग्रेस तो लोगों के बीच से निकली हुई पार्टी है। आज भी, कल भी हमने इस देश को बनाया है, लोगों की मदद की है, आज भी हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, इस देश को एकजुट रखा है। 70 साल हमने, 65 साल हमारे हाथ में, हमने इस मुल्क को संभाल कर रखा। और हमारी पार्टी के, हमारे पूर्वज सब इस मुल्क के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दे दी, जानों की, अपनी इज्जतों की, अपने माल की, वेल्थ, लाइफ, एवरीथिंग हैज बीन सैक्रिफाइस्ड। करेक्ट। कर्नाटक की विधान सौदा के बाहर लिखा हुआ है ऐसा, गवर्नमेंट वर्क इज गॉड्स वर्क। तो भगवान और सरकार के बीच में क्या रिलेशनशिप है? देखिए, एक गवर्नमेंट वर्क और इज गॉड्स वर्क जो है, हम किसके लिए काम कर रहे हैं? हम उसी खुदा के बंदों के लिए कर रहे हैं, उसी भगवान के बच्चों के लिए कर रहे हैं। जो भी विधान सौदा में जो भी डिसीजन होता है, जो भी फैसला होता है, किसके हित में होना चाहिए? जनता के। जनता की। जनता कौन है? इसी भगवान का बनाई हुई, दी हुई, उसी के बच्चे हैं। करेक्ट। तो उस नजरिए से गवर्नमेंट वर्क इज गॉड्स वर्क। ऐसा नहीं कि मैं लाट साहब हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, वहाँ तो बिजनेस नहीं है। लोगों के लिए काम कर रहे हैं लोग, भगवान ने बनाया है, दुनिया में भेजा है। तो उस नजरिए से जो है गवर्नमेंट्स वर्क इज गॉड्स वर्क है। आज क्या हो रहा है? आज की राजनीति, सरकार और धर्म को मिला दिया गया है। सरकार और क्या बोलते हैं, सरकार का काम मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बनाना नहीं है। सरकार का नाम अच्छी सड़क, अच्छे अस्पताल, अच्छे एजुकेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बनाना है, लेबोरेटरीज सेटअप करना है, साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूशन सेटअप करना है। सरकार का काम, अगर उस वक्त पे जब देश आज़ाद हुआ था तब नेहरू जी ने अगर मंदिर, मस्जिद, चर्च बना दिए होते और इसरो और IIT, IIM और यूनिवर्सिटीज़ और डैम्स नहीं बनाए होते, आज जितने PSUs बने हैं वो नहीं बनाए होते,
DRDO और सारे जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इसरो जैसे, वो नहीं बनाए होते नेहरू जी ने। अगर उस वक्त पे मंदिर, मस्जिद और चर्च, गुरुद्वारे बना दिए होते तो आज हम कहाँ होते? यहाँ जहाँ यहाँ तक भी नहीं होते। करेक्ट। तो बाकरा नंगल डैम जो उन्होंने इनाग्रेट किया नेहरू जी ने, तो उन्होंने कहा ये हमारे आधुनिक मंदिर हैं, मस्जिद हैं, हमें इस पे काम करना चाहिए। तो गवर्नमेंट एंड द रिलीजन should be separated. Correct. So now the BJP's politics is bring back the dharam and government together. That is a deadly combination which will be detrimental to the country's future. आपके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप का क्या नाम है? बड़े जो कजिन्स हो रहे, शोले कजिन्स। शोले तो सारे आपके कजिन्स वगैरह सब? हाँ, बहुत सारे लोग हैं, कजिन्स हैं, आंट्स हैं। हाँ, तो आपके कजिन्स कभी आपके मजे नहीं लेते? आप एमएलए हो तो कुछ कहते हो कि यार ये ऐसा नहीं है, ये यहाँ की फोटो खींच के डाल रहा हो, ऐसा कुछ कहते नहीं आपको? हाँ, टांग भी खींचते हैं बहुत सारे। अगर कुछ गुफअप हो जाए तो जनरली कम होता है, लेकिन होता है तो जरूर। फिर कैसे आप हैंडल करते हो सब चीजें? आप संभालना पड़ता है। क्योंकि अपनों से अपन कुछ कह नहीं सकते और अपनों से अपन लड़ भी नहीं सकते, दोनों चीजें एक ही जगह होती है, तो उनको कैसे हैंडल करते हो? नहीं, वो तो उनका पूरा हक है, दे हैव द राइट टू से एनीथिंग, और वो भी तो जनता भी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, और आपको फीडबैक भी मिलता है वहाँ से। बिल्कुल। और बाकी मतलब फैमिली में सबसे ज्यादा कौन पसंद है आपको? सब है, माय पेरेंट्स आर देयर, सब लोग। सबसे एक इंसान ऐसा नहीं होता है, मदर, माँ, तो माँ बाप तो सबसे ज्यादा सबको सब कुछ होते हैं। संस्कारी लड़कों की पहचान होती है। नहीं, वैसा नहीं, मतलब उन्हीं के वजह से हम आज इस दुनिया में हैं, तो और उनकी दी गई सीख से आप इतना सही काम कर पाते हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे से भी क्वेश्चन पूछते तो मैं भी यही आंसर देता। तो